नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। सियासत भी क्या खूब खेल खिलाती है। कल तक जो एक दूसरे की जान के प्यासे थे, आज वही दो दुश्मन मोदी को हराने के लिए एक हो गए। जी हां, बात हो रही है वाराणसी सीट की, जहां मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को समर्थन का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मोदी के लिए अब वाराणसी में राह मुश्किल हो गई है? क्या अंसारी के समर्थन के बाद अजय राय मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे? तो अजय राय को मिला मुख्तार अंसारी का समर्थन। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उन्होंने, और इसमें ये ऐलान किया कि कांग्रेस यानी अजय राय को कौमी एकता दल यानी उनकी पार्टी समर्थन देती है। वाराणसी में मोदी को घेरने की ये नई रणनीति। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अफजाल अंसारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बनारस से चुनाव न लड़ाने का एक फैसला लिया गया और ये गुजारिश की गई प्रदेश की, देश की सभी सेकुलर पार्टियों से कि आप लोग हमारे उम्मीदवार का समर्थन करने में परहेज करते रहे। इसलिए हम ये बड़ा फैसला ले रहे हैं कि हम मैदान से हट रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से एक साझा उम्मीदवार सामने रखते हुए बाकी लोग मैदान से हट जाते तो लड़ाई आर पार की हो जाती। अफसोस है कि इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि मीडिया के भाइयों ने कई दिनों तक इस विषय पर बहस चलाई, लेकिन किसी के सर पे जू नहीं रही। हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे एकता मंच के साथियों ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को जो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो अफजाल अंसारी को आपने सुना। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं ये, कौमी एकता दल जो मुख्तार अंसारी की पार्टी है, और उनका ये कहना है कि हमने अपील की थी सभी से कि सब लोग मोदी के खिलाफ एक साझा कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। इसलिए अब हम अपना तो कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस की। प्रियंका के पास चलूंगी, लेकिन पहले प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, वाह क्या खेल है सियासत का। ये दोनों धुर विरोधी अजय राय और मुख्तार अंसारी, और अब मोदी को पछाड़ने के लिए दोनों हो गए हैं एक। धुर विरोधी नहीं, एक दूसरे की जान के दुश्मन। बिल्कुल इस दुश्मनी इस हद तक थी कि किसको पहले मौका मिले तो कौन किसको मार दे। जिस दिन अजय राय की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, बनारस में माना जा रहा था कि अब मुख्तार अंसारी जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बनारस के जो प्रबुद्ध मुस्लिम हैं उन लोगों ने अपनी एक बैठक की और उसमें इनसे कहा गया, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों को ये संदेश दिया गया कि आप बनारस में चुनाव में मत उतरिए, आप किसी एक का समर्थन कीजिए। दो विकल्प दिए गए थे उनको, अजय राय या अरविंद केजरीवाल। मुस्लिम नेता ज्यादा चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिले, लेकिन जो भी अब कांग्रेस ने जिस तरह से भी मैनेज किया हो मुख्तार और उनके भाई को, अब कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। तो ये मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। बिल्कुल जबरदस्त अरविंद केजरीवाल जो अपनी एक तरह से साख दांव पर लगाकर बनारस गए थे चुनाव लड़ने, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, अब उस चुनौती में उनके सामने नरेंद्र मोदी की चुनौती तो पीछे हो गई, अजय राय की चुनौती उससे बड़ी हो गई है। और बनारस में भी ये एक फीलिंग है, कॉमन फीलिंग है। हमने बीजेपी के लोगों से भी बात की और लोगों से भी, तो उनका ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल कहीं पर बैठते नहीं है मैदान में, और अब जबकि अब अंसारियों ने जो है अपना समर्थन दे दिया है कांग्रेस को, तो अब वाकई बहुत मुश्किल हो गया है खेल अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका, आखिर किस तरह से ये बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट हुई आज? बड़े ही एक जबरदस्त तरीके से वहां गुलाम नबी आजाद अचानक पहुंचे और सस्पेंस बनाते हुए फिर एक मीटिंग हुई वहां के ताज होटल में, उसके बाद ये ऐलान करते हैं अफजाल अंसारी, और बीजेपी ये कह रही है कि ये करके इस पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रूप दे रही है कांग्रेस पार्टी।
नहीं, बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है किसी तरीके की ये जो बात है। भारतीय जनता पार्टी के बौखलाए हुए लोग हैं तो वो लोग किसी भी तरह का बहाना बनाएंगे। बहुत स्पष्ट है, आज जब हम लोग एक इलेक्शन चुनाव के समय पे खड़े हैं, एक अंसारी जी हैं जो जिन्हें स्टेप डाउन किया था, उन्होंने कहा था वो इलेक्शन में नहीं, बनारस से नहीं खड़े होंगे और वो कोई भी एक पार्टी को समर्थन देंगे जैसे ये वो एक चैलेंज बन सके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। और आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए, इतनी पर्सनल फाइट्स थी दोनों के बीच में, दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, आज दोनों साथ में खड़े हो रहे हैं। बहुत क्लियर है कि देश की जनता और बनारस की जनता कि अपने पर्सनल मुद्दों को छोड़कर वो चाहते हैं एक ऐसा कैंडिडेट सामने आए जो वहां से जुड़ा हुआ हो, लोकल जुड़ा हुआ हो, वहीं का हो और लोगों की समस्या समझ सके। आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए या आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। लेकिन प्रियंका इस तरह तो सीधे सीधे वहीं के कैंडिडेट। प्रियंका इस तरह तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके ये चुनाव लड़ा जाएगा ना। अब वही बात बीजेपी कह रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह का डिवीजन नहीं, बिल्कुल भी किसी तरीके का डिवीजन नहीं है। लोगों को ये लोग जानते हैं कि वो किसको वोट करना चाहते हैं और कौन सा विकल्प उनके सामने खड़ा हुआ है वो उसको वोट करेंगे। आप देखिए, आज अंसारी जी ने समर्थन दिया है तो उन्हें ऐसे आदमी को समर्थन दिया है जो वाराणसी से के लोगों से जुड़ा हुआ है, काशी के लोगों से जुड़ा हुआ है और एक अच्छी चुनौती बनेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। प्रदीप जी ये कह रही है कि कोई सांप्रदायिक कलर नहीं दिया जा रहा है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, बनारस से जुड़े हुए हैं और इसलिए एक अच्छी चुनौती नरेंद्र मोदी को पेश कर सकते हैं। तो हम इसका स्वागत करते हैं। एक मिनट के लिए प्रियंका जी की बात मान भी ले तो मुख्तार अंसारी का इतिहास देखिए आप और वर्तमान भी देखिए। वो गैंगस्टर माने जाते हैं, उन पर हत्या अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, वो जेल में हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन लेकर, केवल इसलिए समर्थन लिया गया है कि वो मुसलमानों में उनकी अच्छी पैठ है, उनका अच्छा दबदबा है, मुसलमान उनका समर्थन करते हैं, पिछले चुनाव में भी समर्थन किया था, क्या इसके लिए ये कॉम्प्रोमाइज करने को कांग्रेस पार्टी तैयार है कि एक गैंगस्टर का समर्थन ले? देखिए, आम आदमी पार्टी से भी इन लोगों की बात चल रही थी, लेकिन वहां मतभेद थे। वहां पार्टी का एक बड़ा वर्ग था जो ये मान रहा था कि ऐसी छवि के व्यक्ति से समर्थन लेकर हम अपनी जो राजनीतिक पूंजी है वो खो देंगे। लेकिन कांग्रेस को इस तरह का कोई डर नहीं लगता। प्रियंका से मैं इस पर जवाब लूंगी, फिर चलूंगी शाइना के पास। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया भी जुड़े और विपिन चौबे हमारे संवाददाता भी हैं। लेकिन प्रियंका, पहले मैं प्रदीप जी की बात पे आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आपने एक गैंगस्टर के इतिहास वाले शख्स और उनकी पार्टी का समर्थन लिया है और आप बात करते हैं कि एकदम हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं राहुल गांधी। ये क्या है? बंद करो दूसरा साइड। मुझे नहीं, बहुत अच्छा किया प्रदीप जी ने ये सवाल उठाया। मैं उनको बस एक चीज कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं अजय राय जी, उनके समर्थन में कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आप छांटेंगे तो सही ना, वाराणसी की आप देखेंगे तो सही किसका समर्थन ले रहे हैं, किसका नहीं ले रहे, किसका लेना चाहिए। वाराणसी का कैंडिडेट अगर आप नहीं, आई एम सॉरी, आप अंसारी जी का जो भी उनके बैकग्राउंड है, हम ये चीज अलग नहीं कर सकते हैं कि उनकी काफी वहां पे पहचान है, कहां पे उनकी वहां पे पकड़ है। अगर वो भी खुद इलेक्शन में खड़े होते तो वो खुद एक चुनौती बनते नरेंद्र मोदी के। फिर आप येडियुरप्पा पे सवाल क्यों उठाते हैं? समर्थन खुल के दिया फिर आप येडियुरप्पा पे सवाल क्यों उठाते हैं? आपकी पार्टी प्रेजेंट याद आ रही है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। प्रियंका वाराणसी की जनता जो है वो जानती है, बार अच्छे से जानती है। कौन, एक सेकंड मुझे जवाब देने। आप कह रही है कि आप इतिहास में नहीं जाना चाहिए हमको, मैं जवाब आप कह रहे हैं कि इतिहास में नहीं जाना चाहिए, तो फिर आप येडियुरप्पा की बात क्यों करती हैं? आप गोधरा की बात क्यों करती हैं? या तो आप मेरे मुंह में शब्द नहीं, आई एम सॉरी, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रही हैं जो चीज मैंने कही नहीं है। आपने कही, अभी कही है, मैंने बहुत क्लियरली कहा है। प्रदीप जी उन्होंने वाराणसी में वाराणसी के लोग से जुड़े हुए हैं अंसारी जी। अब देखिए, अगर आपको मुझसे जवाब चाहिए तो मैं जवाब दे दूं, वरना हम तू में लगे रहेंगे। चलिए, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बनारस के मुसलमान जब मुझे रूबरू जानेंगे, मीडिया के थ्रू नहीं, मेरे ओपोनेंट्स के थ्रू नहीं, उनके शब्द थे, तो वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये तो प्यार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, दो धुर विरोधी जानी दुश्मन एक साथ हो गए कांग्रेस के पीछे मोदी को हराने के लिए। देखिए, अब मोदी वो किससे समर्थन लेते हैं नहीं लेते हैं वो तो जनता भी वहां देख रही है कि इसकी क्या इमेज है, जनता तय करती है लोकतंत्र में। एक आपको मैं उदाहरण दे दूं,
ये कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। इनकी तो पहले से साठगांठ चल रही थी, सब लोग कोशिश कर रहे तो वो किए। वो कोई ठेकेदार नहीं बन गए वहां रह करके। और आज की जनता विकास और ये चाहती है। और एक बात मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो हो चुका है। आपको मालूम है बिहार में बहुत माफिया जीता करते थे, यूपी में भी। 2009 का चुनाव उठाइए और देख लीजिए कितने माफिया को चुन चुन के जनता ने हराया है। तो जनता को अब इन लोगों पर विश्वास नहीं है, ऐसे शख्स को नहीं जनता चाहती है, चाहे किसी कम्युनिटी के हो। बहुत हो चुका ये आतंकवाद, बहुत हो चुका है ये कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिज्म, यही रट लगाए हुए हैं ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामेश्वर जी, जिन मुख्तार अंसारी और अंसारी बंधुओं को आपके बारे में आप इस तरह से कह रहे हैं कि उनको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, वही मुख्तार अंसारी 17,000 वोट में है, 17,000 वोट से पिछड़े थे मुरली मनोहर जोशी से 2009 में। ओहो, ये आपकी बात से मैं कहाँ इंकार कर रहा हूँ। ये लोकतंत्र है, चुनाव कोई लड़ेगा। चुनाव आयोग को देखना। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ आपको। आप जो बोल रहे हैं ना ये माफिया ये होगा, ये कांग्रेस बौखलाहट में सबसे समर्थन लेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने तो आपको पहले ही बोला कि पहले से आपसे लेकर के बसपा सपा कांग्रेस ट्राई कर रही है, क्योंकि उनका एक दबदबा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वो पब्लिक उस दबदबे में नहीं है। वो अलग चुनाव था, ये अलग चुनाव है। पब्लिक को विकास चाहिए। देख ली क्या करते हो मुख्तार अंसारी, लूट का छोट क्या है, इनकी क्या है पहचान वहाँ? कुछ नहीं। ऐसे लोगों को जनता नकार देगी। छोड़ दीजिए, कोई समर्थन ले रहा था, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये तो जनता को देना है, ये जनता को छोड़ देते हैं। ये तो नतीजे ही बताएंगे। प्रदीप जी, आप इनकी बात से सहमत है? नहीं, देखिए एक बात तो है कि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मोदी को चुनौती सब देना चाहते हैं, लेकिन बनारस में मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी वोट बटे हुए हैं। अगर ये एक होते तो शायद चुनौती ज्यादा बड़ी होती। अब आप देखिए भाजपा विरोधी वोटों का दावेदार कौन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतनी प्रभावशाली पार्टियां मोदी विरोधी वोट का में हिस्सा चाहती है। अब किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, इसका सवाल है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के इस समर्थन से ये तय मानिए कि बनारस में चुनाव सांप्रदायिक आधार नहीं, लेकिन प्रदीप जी आपके से भी यही मेरा सवाल, और शाइना से भी मेरा ये सवाल होगा। शाइना, अजय राय की भी अच्छी पकड़ है बनारस में, भूमिहार वोट उनके साथ है, उनके साथ में सवर्ण वोट है, और अब ये अंसारी बंधुओं के उनके साथ जुड़ जाने से मुसलमान वोट भी उनके साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में चुनौती पहली बड़ी चुनौती तो अजय राय ही दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। देखिए, साइना जी बोले उसके पहले मैं क्लियर कर दूं, मेरा इलाका है, आप सुन लीजिए। आप कम से कम जात मजहब देखिए, आप देखिए ये जमाना चला गया कि भूमिहार है तो भूमिहार वोट उनको दे देगा, तब तो वही जात जीतेगा जिसकी वोट ज्यादा है। वो क्या कांग्रेस? लेकिन वो शख्स जो है उस इलाके का है। देखिए रामेश्वर जी, अजय राय उस इलाके का है, लगातार जीतता है, वहाँ पे एक पकड़ है उसकी। अरे सुन लीजिए, अगर ऐसा रहता तब तो जो जहाँ जिस जाति का वोट है वही जीतता। भाई देश का चुनाव है, सवाल अजय राय मुख्तार अंसारी का नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं, तब मुख्तार अंसारी चले जाए कि वहाँ राहुल प्रचार करने चले जाए, कुछ होने वाला नहीं है। देखो, मोदी की जनता मान चुकी है, केंद्र का चुनाव हो रहा है। मुख्तार अंसारी की क्या इमेज है दुनिया जानती है। लोग उनको देख के दूर भागते हैं, उनके कम्युनिटी के लोग दूर भागते हैं। आपको एक चीज याद दिला दूं बोलने के पहले, आपको याद होगा, मैं इस सब कौम को सलाम करता हूँ। आतंकवादी मारा गया बिहार में, सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन आतंकवादी जब मारा गया उसका बाप उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। ये बेटा अगर आतंकवादी है तो मेरा बेटा नहीं। अरे आज अपराधियों को कोई लाइक नहीं करता, उस समाज से लोग क्या अपराधी को लाइक करते हैं? इसलिए कांग्रेस तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है ऐसे लोगों का समर्थन लेके। और साफ साफ कह रहा कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का बोला तब मैं समर्थन दे रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने आग्रह किया। चलिए, तो बैंकरप्सी हो गई है कांग्रेस में। चलिए, मैं शाइना के पास चलती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइना, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी को हराने के लिए स्थानीय दो लोग, जिसको भूमिपुत्र कहा जा सकता है, अपने आप को अजय राय भूमिपुत्र कह रहे हैं वहां बनारस में, और अब उनके साथ जुड़ गए हैं अफजाल अंसारी और कौमी एकता दल, ये पूरा का पूरा उनके साथ में सपोर्ट जुड़ गया है। तो एक पूरी टक्कर देने की तैयारी नरेंद्र मोदी को कर ली गई है वहां पर। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं जब आपने देखा कि नॉमिनेशन के दिन जो भारी तादाद में लोग बाहर आए वो शायद ऐतिहासिक था।
ये मुद्दा सिर्फ मोदी जी और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं जब आपने देखा कि नॉमिनेशन के दिन जो भारी तादाद में लोग बाहर आए वो शायद ऐतिहासिक था। ये मुद्दा सिर्फ मोदी जी और वाराणसी का नहीं है, ये देश में जो चुनाव हम 2014 की बात कर रहे हैं, वहां लोग चाहते हैं कि देश में स्थिरता मिले, वहां लोग चाहते हैं कि प्रगति हो, वहां लोग चाहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने मिले। और एकमात्र उम्मीदवार जिसकी देश भर में आज प्रशंसा हो रही है और हर कौम, वर्ग, जात पात के लोग जुड़ रहे हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अभी आप विश्लेषण करना चाहेंगे कि अजय जी हो या अंसारी जी, उनकी क्या पकड़ है। पहले तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों का समर्थन कैसे लिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं राहुल जी कि कैसे लोग आने चाहिए राजनीति में, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, क्रिमिनलिटी इन पब्लिक लाइफ, और वहां वो समर्थन ले रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिनका कोई योगदान नहीं, जनता के ऊपर विश्वास नहीं। और जो आपको लगता है कि हम वाराणसी में मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे नहीं, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि हम जीतने वाले हैं ऐतिहासिक मार्जिन से। चलिए देखेंगे लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है बनारस में। हमारे साथ संतोष ओझा भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता वाराणसी से। संतोष, कई दिनों से ये लग रहा था लगभग कि किस तरफ किस और जा रहे हैं अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, लेकिन आखिर केजरीवाल पर कैसे बाजी मार ले गई कांग्रेस? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये कवायद पिछले 1 महीने से चल रही थी, और आज जब सुबह सवेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनारस में आके कैंप किए और होटल में, ताज होटल में जो बैठकों का दौर चला, वो निश्चित तौर पे ये तय करने लगा था कि ये निश्चित तौर पे पूरी की पूरी गोल कांग्रेस के समर्थन में जाएगी। जैसा कि इंडिया न्यूज ने दिखाया, ब्रेक भी किया, और सबसे पहले ब्रेक किया कि निश्चित तौर पे अफजाल अंसारी लगता है संतोष आप हमें सुन पा रहे हैं? संपर्क हमारा कट गया। प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल कहाँ बैठते हैं, उनका क्या होगा बनारस में? नहीं, देखिए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बनारस का मुस्लिम मतदाता उनका साथ देगा, और शुरू उसमें कुछ इस तरह के संकेत भी मिल रहे थे कि बनारस के मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल होंगे। तो इस घोषणा के बाद निश्चित रूप से जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी को बड़ा झटका लगा है। अब वो मतलब कम से कम सीधी लड़ाई में भी नहीं रह गए, अब वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में चले गए हैं। निश्चित रूप से अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से सीधे लड़ाई में आ गए हैं इस नए कदम के बाद। शायना, आप कह रही थी कि कोई चुनौती नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाए, 10 लोग साथ में मिलकर खड़े हो जाएं, लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगी कि बनारस में बीजेपी के सूत्र ही कई रोज पहले से ये बात कहते आ रहे थे, हमें खुद उन्होंने बताया सूत्रों ने कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती यहां पर अजय राय होने वाले हैं आने वाले दिनों में, अरविंद केजरीवाल या कोई और नहीं। और अब अंसारीज के उनके साथ जुड़ जाने से ये चुनौती और मुश्किल बड़ी हो जाती है। आप इसे कबूले या ना कबूले? देखिए, आप विश्लेषण कर सकते, मैं बिल्कुल कबूल नहीं करती हूं, और मैं मानती हूं कि आज जो वाराणसी के लोग वोट कर रहे हैं, तो वो वोट कर रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस तो उन्होंने कब से नकारा, तो कांग्रेस कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। जहां तक सवाल है वो ये है कि लोग कितनी भारी तादाद में बाहर आके मोदी जी का समर्थन करेंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, वो नॉमिनेशन जब फाइल कर रहे थे, जो पब्लिक आपने देखा वो ऐतिहासिक था। शायद कभी हमने हिंदुस्तान के 60 साल में ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं देखा जहां हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि ये
एक गर्व का प्रतीक है। मोदी जी यहाँ से लड़ रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और मैं मानती हूँ कि ये भावना को आप नकार नहीं सकते हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि वो इतने डेस्परेट और इनसिक्योर है कि वो सोच ही नहीं रहे हैं कि किसको ले रहे हैं, किसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, किसका कोई मॉरल स्टैंडिंग है या नहीं, या सिर्फ आप इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि अंसारी हो, अजय राय हो, सबको लो, माफिया हो जिसके पास इतने सारे केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, उसका कोई लेना देना नहीं, और आप एक तरफ ब्लाइंड आए जिस ढंग से दिखाते हैं वो समझ में आता है कि आपने तो हार तो मान ली है, लेकिन इतने भी डेस्परेट रहना मेरे हिसाब से गलत होगा। प्रियंका जवाब दीजिए। शीतल जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं बोल रही हूँ तो आप एक और प्रश्न नहीं पूछेगा, मुझे उनका जवाब देने दीजिएगा। ठीक है। बहुत अच्छा है कि भाजपा को डेस्परेशन की बात याद आ रही है, उनको भी याद दिला दूं। उनके जो रैली में खड़े होकर उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार करप्शन की बात करते हैं, श्री रामुलु जैसे लोगों को जगह देते हैं, येडी जी जैसे लोगों को जगह देते हैं, जब ये पोलराइजेशन की बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि अमित शाह ने किस तरह की बातें की हैं, या गिरिराज सिंह क्या क्या मुंह खोलकर बात कर रहे हैं, या उनके बाबा रामदेव महिलाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं, दलितों के बारे में क्या कर रहे हैं। तो डेस्परेशन किसकी सामने आ रही है, बहुत स्पष्ट है। अब वो बात करी थी रैली की, नॉमिनेशन के टाइम पे इतनी भीड़ उमड़ कर आई, सब जानते हैं कि 4 राज्यों से भीड़ उमड़ कर आई। मायावती की रैली हुई थी, उसी के बाद 7 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। किसी मीडिया हाउस ने कवर किया था, ऐतिहासिक उसको कहते हैं, ऐतिहासिक ऐसी भीड़ों को नहीं कहते हैं जो 4 राज्यों से इकट्ठी की जाती हैं। और मैं फिर से यही कहूंगी कि डेस्परेशन किसका है कि इवेंट मैनेज करना पड़ता है, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं। वो आने वाली जनता 16 तारीख को सबको जवाब देगी। चलिए देखते हैं, 16 तारीख का इंतजार करते हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया, ऐसा होता है और हम स्वीकार करेंगे जी। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया लगातार बने हुए हैं। रामेश्वर जी, अब मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा। हाँ रामेश्वर, वो आपको भी थी, हम थे उस रैली में। ये रैली और नॉमिनेशन को अलग अलग करके देखना चाहिए जो बोल रही हैं। नॉमिनेशन में इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, आपने कहीं से गाड़ी और ट्रेन नहीं देखी थी। इस तरह करके कांग्रेस पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, बनारस की जनता का अपमान कर रही है, जो दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करके रैली में मोदी जी के नॉमिनेशन में आए थे समर्थन में। दूसरी बात, आपने वहां हर कौम के लोगों को देखा। हालात क्या है कि मोदी जी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए, क्योंकि काशी की जनता को पहली बार एहसास हुआ है कि भाई मेरे यहाँ का जीता आदमी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। एक अलग वहाँ लोगों में उत्साह है। अजय राय खड़े हो जाए, मुख्तार चले जाए, ये सारे भी मिल जाए तब भी किसी की जमानत नहीं बचनी है। सारे एक होकर लड़े तभी इनकी जमानत नहीं बचनी, मैं बता दूं। और प्रियंका जी कम से कम लोकतंत्र में अब 7 साल राज की है, ऐसी भाषा बोल के काशी की जनता का अपमान मत कीजिए। अच्छा ये बता दीजिए, हमने सवाल नहीं उठाया। रामेश्वर जी, राहुल जी रोड शो कर रहे थे, अपमान किसका लगा, इसमें अपमान किसका लगा? रामेश्वर जी इसमें अपमान किसका हुआ? अगर हम आपको एक सच्चाई दिखा रहे हैं कि 4 राज्यों से लोग आए, सिर्फ काशी की जनता नहीं थी। मैंने कहीं भी कहा रामेश्वर जी, आप ना शब्दबाजी में। चलिए, काशी की जनता को वही रहने देते हैं, उनके बारे में अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। रामेश्वर जी, चलते चलते मेरा सवाल ये कि क्या मुसलमान वोट का अभी भी आपको अंदाजा है कि आपको मिलेगा? अभी भी आपको उम्मीद है कि अब मिलेगी, अब जबकि एक जॉइंट फ्रंट एक तरफ से आ गई है? शीतल जी, ये तो जनता को छोड़ दीजिए कौन किसको वोट देगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगती है और प्रचार नहीं करती है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको हम बहाल करते हैं। ये कांग्रेस है कि चुनाव के समय मुस्लिम आरक्षण की बात करती है और मुस्लिम के माफिया उसको ज्वाइन कराने की बात करती है, बीजेपी नहीं करती है। चलिए, 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। चलिए रामेश्वर जी, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, आपका भी, शायना आपका भी, प्रदीप जी आपका भी। काशी का रण हो गया है बेहद दिलचस्प। अब काशी की जनता ही तय करेगी। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि अफजाल अंसारी ने क्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। प्रदेश की, देश की सभी सेकुलर पार्टियों से कि आप लोग हमारे उम्मीदवार का समर्थन करने में परहेज करते रहे। इसलिए हम ये बड़ा फैसला ले रहे हैं कि हम मैदान से हट रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से एक साझा उम्मीदवार सामने रखते हुए बाकी लोग मैदान से हट जाते
तो लड़ाई आर पार की हो जाती। अफसोस है कि इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि मीडिया के भाइयों ने कई दिनों तक इस विषय पर बहस चलाई, लेकिन किसी के सर पे जू नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे एकता मंच के साथियों ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को जो उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से किसी एक का समर्थन करना चाहिए। चुनाव के मैदान से हट जाना ये एक कदम था और चुनाव के मैदान में किसी दूसरे का समर्थन कर देना ये उससे बड़ा कदम था। इस कदम को उठाने में हमें कुछ वक्त लगा, अपने साथियों से मशवरा करने में, अपने सहयोगी दलों के लोगों को सबको विश्वास में लेने में, बनारस के 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने मोर्चे से जुड़े हुए पार्टी के लोगों को बात विचार विमर्श करने के बाद अंतोगत्वा आज एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों को यह फैसला अप्रत्याशित लगे, लेकिन दूरदृष्टि से बड़ा मकसद सामने रखकर चुनाव लोकसभा का हो रहा है। बनारस के लोकसभा के चुनाव से दिल्ली में सरकार के गठन तक का एक मंसूबा सामने रख करके हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। तो काशी के रण में ये नया और दिलचस्प ट्विस्ट है। फिलहाल इतना ही इस बहस में। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गोंडा से किस्सा